नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। साल 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी करीब 2.5 साल का वक्त है, लेकिन लगता है राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जहां बीजेपी हर हाल में मिशन रिपीट के लिए जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस फिर से सत्ता वापसी की कोशिशों में जान लगा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी करीब 2.5 साल का वक्त है, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जहां बीजेपी हर हाल में मिशन रिपीट के लिए जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस फिर से सत्ता वापसी की कोशिशों में जी जान से लगी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी, जेजेपी के विधायकों के साथ ही सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान विधायकों को सरकार की ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी दी गई। हालांकि इस बैठक के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उधर कांग्रेस में हाल ही में हुए बड़े बदलावों के बाद पार्टी के नेता काफी एक्टिव दिख रहे हैं। पहले उदयपुर में चिंतन और मंथन, अब राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली बुलाया। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रितु चौधरी और बाकी कार्यकारी अध्यक्ष भी राहुल गांधी से मिले। कहा जा रहा है कि इस दौरान संगठन को मजबूत करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। तो सब जो नवनिर्वाचित जो नियुक्त जो हैं वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये राहुल जी से पहली बार मिलने के बाद, क्योंकि उदयपुर सेशन वो हो गया था, शिविर हो गया था, तो इन्होंने राहुल जी का धन्यवाद किया जो किया है, और उन्होंने ये कहा कि भाई एक होकर पार्टी के हित में लड़ाई लड़ो, लोगों की आवाज उठाओ, लोगों के हित में लड़ाई लड़ो। और इन डेप्टनेस में जो है, जो कर्जे में डूबा हुआ है, जो 2014 में केवल 8 लाख करोड़ रुपए कर्जा था किसान पर, आज 16 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, डबल कर दिया है। इनकम तो डबल नहीं करी, लेकिन कर्जा डबल कर दिया है। उसके लिए एक कमीशन का वो होगा जो आपस में बातचीत का उसका निर्वाह करेंगे, जैसे इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है। और किसी की भी जमीन नीलाम नहीं होगी, किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। कांग्रेस की वही प्रश्न एक बार है कि क्या राज्यसभा को लेकर के कुछ प्लानिंग आप लोगों की, जो कि सीएल पीरियड आप हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के कुछ प्लानिंग है? हरियाणा में भी अगर बात करें, 2 में से अभी पहला तो टॉपिक पूरा किया नहीं, आपने दूसरा कर दिया। और किसान को बिजली फ्री दी जाएगी, और जो मनरेगा का जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के बराबर किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, और एग्रीकल्चर जो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 2024 के लिए सियासी गहमा-गहमी अभी से शुरू हो गई है। जेजेपी की ओर से संकेत दिए गए हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। कई निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े होने की बात भी कह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस भी बदलाव के बाद जीत का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं चंडीगढ़ में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी और जेजेपी के विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और सीएम ने विधायकों को कहा कि सरकार का लक्ष्य की आखिरी पंक्ति में खड़े शख्स तक विकास योजनाएं पहुंचाई जाए। कार्यक्रम के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार के कार्यों को गिनवाने के साथ साथ विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा।
वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पंचकुला में आयोजित भारत सरकार की 10,000 एफपीओ के सृजन और प्रचार योजना के तहत क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन और किसान उत्पादक संगठन के लिए आयोजित क्षेत्र सम्मेलन में उपस्थित सीबीबीओ और एफपीओ के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान को स्वयं अपनी फसल की मार्केटिंग और सोर्टिंग, ग्रेडिंग आगे कर अपनी यूनिट को खड़ा करना होगा और आज का किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए एफपीओ की ओर देख भी रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि देश के किसान के आर्थिक हालात सुधरें और किसानों को उनका अधिकार मिले और उनके जीवन में परिवर्तन आए। इसी दिशा में भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अब खबर करनाल से है, जहां लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सनातन संस्कृति में 99% लोग महर्षि कश्यप के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महर्षि कश्यप जी का अवतार दिवस समारोह राज्य स्तर पर मनाने जा रही है। 24 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि महर्षि कश्यप अवतार दिवस के लिए पूरे प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां कर रही है। शासन में रह करके आप सभी हमारे पास में टारगेट जो रखा गया है 50,000 सारे हरियाणा से। ये घरोंडा विधानसभा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, जिसमें हमारे भाई राम कुमार कश्यप जी विशेष रूप से यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए, जो महर्षि कश्यप जयंती 24 तारीख को हम करनाल के अंदर अनाज मंडी के अंदर करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय है। भाई हरविंदर कल्याण जी ने घरोंडा के सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुला रखा था और आज जोश देखते हुए बनता था कार्यकर्ताओं का। पूरी ताकत के साथ सभी लोग कार्यकर्ता और सभी समाजों के बीच में जाकर महर्षि कश्यप जयंती को बड़े तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया और कहा कि इस सरकार ने किसानों को बोनस नहीं दिया, जबकि उन्होंने भी सरकार से किसानों के लिए बोनस की मांग की थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं के भाव बढ़े हैं, लेकिन उसका फायदा किसान को न होकर जो गेहूं की फसल का स्टोर करेगा उसको होगा, जिससे किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि आज सभी वर्ग सड़कों पर है और युवा नौकरी न मिलने की वजह से परेशान है और सड़कों पर है। दीपेंद्र हुड्डा भिवानी में एक यहां पर मदमपोशी पर आए थे, बाद में वो आंदोलनरत पीटीआई और विकलांगों के धरनों में भी गए थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का काउंटडाउन जारी हो गया है और इसकी मशाल प्रदेश के जिलों से होकर गुजर रही है। 2 तस्वीरें कैथल और बादली आपको दिखा रहे हैं, जहां कैथल में खेलो इंडिया का कारवा पहुंचा और मशाल का स्वागत किया गया। इस मौके पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। राहगिरी कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी और पारंपरिक नृत्य किया, तो वहीं दूसरी ओर बादली के लाडपुर गांव स्थित लीलू अखाड़ा में खेलो इंडिया मशाल यात्रा जोरदार इस यात्रा का स्वागत किया गया। मशाल यात्रा के पहुंचने पर ग्रामीणों और पहलवानों ने फूलों की बारिश कर मशाल का स्वागत किया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स 4 जून से 13 जून तक होंगे। नरवाना के दनौदा गांव में वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर सरपंच ने निर्माण में बड़े गोलमाल के आरोप लगाए हैं। सरपंच ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य में लगाई जा रही पुरानी ईंटों को लेकर ठेकेदार और प्रशासन पर उठाए हैं सवाल।
जब मिस्त्री से पुरानी ईंटों को लेकर बात की गई तो उन्होंने मुंशी पर बात डालते हुए कहा कि जो मुंशी कहता है वही काम वो करते हैं। मंडियों में गेहूं की खरीद के वक्त को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इंद्री की अनाज मंडी में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। वहीं मंडी के आढ़तियों और किसानों का कहना है कि किसानों के पास जितने भी गेहूं की फसल थी वो उन्होंने पहले ही मंडी में डाल दी है। अब किसानों के पास किसी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं है। मंडी प्रधान और किसानों का कहना है कि अब की बार मौसम की वजह से फसल की काफी कमी हुई है। फसल की काफी कम पैदावार हुई, जिसकी वजह से पिछले साल की अपेक्षा अब की बार 40% कम अनाज ही मंडी में आया है। पिछले साल लाखों क्विंटल गेहूं खरीद की गई थी, लेकिन इस बार करीब 6.5 लाख क्विंटल ही गेहूं अब की बार मंडी में आया है। जो ये सरकार ने पोर्टल खोल लिया, इसका कोई फायदा नहीं है, ना कोई बेनिफिट है। सभी किसान की पैदावार कम हुई इस बार। जो 24-20 निकलनी थी वो 14 पर रहेगी, 14-12 ये रहेगी, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सरकार इसमें जो घरों दाने रख के जिम्मेदार ने वो भी लेना चाहिए, ये भी हमारे को दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मेरा गांव दुमसी। तो कितनी पैदावार कितनी कम हुई? पहले पिछले साल कितनी थी, अब की बार कितनी रहेगी? पिछले साल पीछा 20 की पड़ गई थी, 20-22 की, अब की 11-12 बस ये तो नहीं पड़ी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनलों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, जो हर खबर जिम्मेदार किसानों तक पहुंचाते हो, पब्लिक तक पहुंचाते हो, तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने जो ये परचेज दोबारा शुरू की है, इसमें सरकार के पास जो पिछले साल की अपेक्षा आधी गेहूं गई है, और सरकार ने सोचा है भी किसानों के पास कोई पेंडिंग माल रह गया हो, जैसे पिछले सुखड़े हुए दाने के लिए आवाज उठाई थी, उसकी वजह से किसानों ने भी अपने पास रख लिया माल। उस माल की वजह सरकार ने किसानों को दोबारा मौका दिया है भाई हम अपनी फसल को मंडियों में दोबारा लेकर बेच सकते हैं, और इसलिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी मंडियों में अवाक नहीं है, क्योंकि जो फसल किसानों के पास थी उन्होंने मंडियों में बेच दी है, और अब की बार किसानों के पास जो झाड़ थी वो बहुत ही कम हुई है और सुखड़ा दाना ज़्यादा आया है। उससे किसानों को बहुत भारी नुकसान है, और आढ़तियों को भी बहुत भारी लॉस है, और सरकार को भी है, क्योंकि आढ़तियों के पास माल आता किसानों का तो वो सरकार के पुल में जाता, और सरकार के पुल में जाता सरकार का उसको बेनिफिट होता। अब सरकार को भी नुकसान है, आढ़तियों को भी नुकसान है, और किसानों को भी नुकसान है, और आगे फसल आने की कोई उम्मीद नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई बचा हुआ है तो सरकार ने सहूलियत दे दी है, उसको ला सकते। यमुनानगर के बोड़िया थाना क्षेत्र में यमुना में डूबे सभी 5 युवकों के शव एनडीआरआई की टीम ने बरामद कर पुलिस और परिजनों को सौंप दिया। 2 दिन पहले जगाधरी के अलग अलग इलाकों के 10 युवक यमुना में नहाने के लिए आए थे। इसी दौरान 1 दर्जन से के लगभग युवकों ने उन पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए ये युवक यमुना में कूद गए। इसके बाद भी हमलावरों ने उन पर ईंट पत्थर बरसाना जारी रखा। 10 में से 5 युवक लापता हो गए और 5 युवक जैसे तैसे किनारे आए और परिजनों और पुलिस को मामले की जानकारी दी। चलो भाई, चलो ट्रॉली किसकी है? चलो भाई, चलो भाई, चलिए चलिए, राहुल हमारे देश के पुलिस वाले भी किसी कलाकार से कम नहीं हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में, जहां हिमाचल पुलिस बैंड की टीम ने विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि देखने वाले लोग दंग रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो लोगों के दिल दिमाग में पुलिस विभाग की अलग ही छवि है। लोगों ने अक्सर पुलिस का सख्ती वाला आलम ही देखा है, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हिमाचल पुलिस बैंड की टीम ने अपनी कलाकारी प्रस्तुत करते हुए एक दमदार प्रदर्शन किया।
आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हिमाचल पुलिस के कलाकारों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक मेगा शो का आयोजन किया। इस शो के माध्यम से ही शहीदों को नमन भी किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस साल में हुनरबाज जो ये ग्रुप है एचपी पुलिस बैंड का, जिसको हम जानते हैं पाइंस ऑफ द हुनरबाज, और इन्होंने पहले कलर टीवी पर पूरे नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया। बहुत एक्लेम्ड, बहुत ही फेमस ऑर्केस्ट्रा है एचपी पुलिस का। बहुत ही शानदार इन्होंने आज लगभग 2 घंटे तक विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस दी। देखिए, म्यूजिक इज लाइफ, वो आज एक बार फिर से प्रूव हो गया है। म्यूजिक ये समझाता है कि दिलों से दिल को जोड़ता है, और आज कोरोना के बाद इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम, बहुत ही मजा आया। और सभी का यही कहना है कि ये दिल खोल के एक दूसरे से मिलो, और क्योंकि बहुत हो गया, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हमें, अब तो बाहर आ जाएं। वहीं हिमाचल पुलिस के कलाकारों की प्रस्तुति हर किसी के दिल को छू गई और दर्शक भी झूमते नजर आए। हिमाचल पुलिस के कलाकारों ने शो में 20 से अधिक देसी विदेशी धुन के साथ देशभक्ति के गीत, सूफी गायन, हिंदी, पंजाबी और लोक गायकी के विविध स्वरूप प्रस्तुत किए गए। भारत का ये पहला बैंड है जिसमें हिमाचल पुलिस के जवानों ने यूनिफॉर्म में प्रस्तुति की है। इससे पहले टीवी चैनल पर हुनरबाज कार्यक्रम में भी ये पुलिस बैंड अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम पर कॉकटेल फिल्म का जुगनी गाना भी गाया। हिमाचल पुलिस बैंड का कार्यक्रम हुआ, वो गजब का प्रोग्राम था, और उन्होंने करीब 2 घंटे परफॉर्मेंस की। हजारों बच्चों से स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, उनके फैमिली, सब ने इस सारे कार्यक्रम को बहुत सराहा। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था, और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल लेवल पे ये बैंड अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके। और एक इसी यूनिवर्सिटी का, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम पहली बार आए हैं, और जैसा मुझे पता चला है कि ये ऑडिटोरियम जो है एशिया का नंबर 1 ऑडिटोरियम है, और इसमें सौभाग्य हमारा परफॉर्म करना। मेरी टीम हारमोनी ऑफ द पाइंस हिमाचल प्रदेश पुलिस की ये टीम है, और अब ये हिंदुस्तान की पुलिस की टीम है, और हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के इस पुलिस बैंड को यूनिफॉर्म में कार्यक्रम करने की इजाजत मिली थी। इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को जाता है, जिनका संबंध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि अब उनका ये शो विदेशों की धरती पर भी होगा, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम जगह पर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगड़ की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।